हाय एवरीवन, मेरा नाम इस्माइल आलम है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैंने 2017 में एनआईटी पटना से बीटेक किया है। उससे पहले मैं पटना में ही रहमानी ठट्टी से जेई मेंस की तैयारी कर रहा था और जेई एडवांस की। आज मैंने एक 11th क्लास के बहुत ही फेमस बुक एस.सी. वर्मा के चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव 1 के सॉल्यूशंस को करा है और उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो मैं पार्ट 2 भी इसका लेकर आऊँगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले इस सवाल को समझते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है कि W1 वेट का एक बॉडी है और W2 चेन का वेट है और वो दोनों ही सीलिंग से लटके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वेट और मास में डिस्टिंक्शन हमें पता होना चाहिए। वेट एक फोर्स है जो अर्थ लगाता है हर एक बॉडी में जिसके अंदर मास होता है। मेरे अंदर मास है m, तो हम पे अर्थ कितना फोर्स लगाएगा mg, और वही मेरा वेट कहलाएगा। क्या दुनिया में सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें मास होता है? तो नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें मास नहीं होती। जैसे लाइट हो गया, लाइट इज अ मासलेस थिंग, इट डज नॉट हैव मास। इसके पास फोटॉन्स होते हैं जो मासलेस होते हैं। तो अपने सवाल पे वापस आते हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो चेन और वेट जो है बॉडी, वो दोनों ही लटके हैं सीलिंग से। और अगर आप पॉइंट पी देख रहे हो तो वहां से पुल कर रहे हैं दोनों मिलके सीलिंग को। कितने से पुल कर रहे हैं? तो चेन जो है वो W2 से और मास जो है वो बॉडी जो है वो W1 से। तो दोनों मिला के कितना हो गया? W1 प्लस W2। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये दोनों मिलके चेन और बॉडी उस सीलिंग को W1 प्लस W2 से खींच रहे हैं, तो सीलिंग भी इन दोनों को W1 प्लस W2 से वापस ऊपर खींचेगा। और हम चाहे तो यहाँ से मास भी निकाल सकते हैं। W1 इज इक्वल टू m1g, तो m1 हो जाएगा W1 बाई जी। उसी तरह W2 इज इक्वल टू m2g, तो m2 हो जाएगा W2 बाई जी। तो इस तरह से यहाँ चारों ऑप्शन में W1 प्लस W2, C विल बी करेक्ट आंसर। तो पहले सवाल समझते हैं कि व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, द फोर्स दैट हेल्प्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय। ऑप्शन ए इज द कार्ट ऑन द हॉर्स, बी इज द ग्राउंड ऑन द हॉर्स, सी इज द ग्राउंड ऑन द कार्ट, डी इज द हॉर्स ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि अगर कोई भी बॉडी मूव करता है तो हमेशा उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तभी वो मूव करेगा। और क्योंकि हॉर्स यहाँ पे इंटरनल फोर्स से हम मूव नहीं कर सकते हैं। अगर हम खड़े हैं और हम अपना हाथ पैर कितना भी चला ले, अगर हम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो हम में मोशन नहीं आ सकता है, हम रेस्ट में ही रहेंगे। क्योंकि हाथ पैर चलाने से जो फोर्स हमारे बॉडी पे लग रहा है वो सब इंटरनल फोर्स है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अ बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट और इन कांस्टेंट मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो यहाँ पे हॉर्स पे भी आगे बढ़ने के लिए, फॉरवर्ड होने के लिए उस पर एक आगे की तरफ फोर्स लगना ज़रूरी है। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, द कार्ट ऑन द हॉर्स, तो हॉर्स जो है वो कार्ट को आगे खींचेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ से कार्ट हॉर्स को किधर खींचेगा? पीछे। तो वो तो आगे नहीं बढ़ा सकता है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, द ग्राउंड ऑन द हॉर्स, अब इस ऑप्शन पे ज़रा ध्यान देते हैं। हॉर्स जब आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा? अपने पैर को पीछे की तरफ पुश करेगा। हम भी अगर चलने की कोशिश करते हैं तो अनजाने में ही सही, हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, पर हम अपने पैर को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। जब हम पैर को पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो एक्चुअली हम ज़मीन पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, ज़मीन हम पे आगे की तरफ फोर्स लगाता है। तो वो ज़मीन का फोर्स जो हम पे लग रहा है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है, इसी वजह से हम मूव कर जाते हैं। हॉर्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा होगा। हॉर्स जब पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा अपने पैर से तो ज़मीन उसको आगे की तरफ फोर्स लगाएगा और इस तरह वो आगे बढ़ने लगेगा। सी ऑप्शन की बात करें, द ग्राउंड ऑन द कार्ट, तो ग्राउंड कार्ट पे जो फोर्स लगाएगा वो कार्ट पे लगने वाला फोर्स है। और यहाँ पे मोशन किसका हो रहा है? हॉर्स का। तो फोर्स ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कार्ट पे फोर्स लग रहा है तो वो ट्रांसफर होकर फोर्स हॉर्स पे आ जाए। हॉर्स पे लगने वाला फोर्स ही, कॉन्टैक्ट फोर्स जो डायरेक्ट हॉर्स पे लगेगा, वही उसको आगे बढ़ा सकता है। कार्ड पे लगने वाले फोर्स का हॉर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। डी ऑप्शन की बात करें, द हॉर्स ऑन द ग्राउंड, अगेन हॉर्स जो ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा उसका इफेक्ट भी ग्राउंड पे ही दिखेगा।
हॉर्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ग्राउंड जो फोर्स हॉर्स पे लगाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अ कार एक्सेलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय ए द इंजन ऑफ द कार, बी द ड्राइवर ऑफ द कार, सी द अर्थ, डी द रोड। हम लोग यहाँ पे भी पिछले सवाल की तरह लॉजिक यूज करेंगे कि अगर कार को एक्सेलरेट करना है हॉरिजॉन्टल रोड पे तो उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। इंटरनल फोर्स उस कार को एक्सेलरेट नहीं करा सकता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही कहता है कि ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेलरेट करना है तो उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगना होगा, तभी उसका मोशन का स्टेट चेंज होता है। मोशन का स्टेट चेंज होने का मतलब क्या, मतलब ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मैं अगर 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में चल रहा हूँ तो मैं ईस्ट में ही चलता रहूंगा 5 मीटर पर सेकंड से ही, जब तक कि मुझ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहाँ पे अगर कार को एक्सेलरेट करना है तो एक्सेलरेशन के लिए शर्त है कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगे। आइए बारी बारी ऑप्शन चेक करते हैं। ए द इंजन ऑफ द कार, इंजन ऑफ द कार कार का इंटरनल पार्ट है, तो वो जो भी फोर्स लगाएगा कार पे, अगर लगाएगा तो वो उसका इंटरनल फोर्स होगा, तो वो कार के मोशन को चेंज नहीं कर सकता है, वो कार को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। बी द ड्राइवर ऑफ द कार, ड्राइवर भी कार में बैठा हुआ है, वो कार का पार्ट है, वो कार के सीट को मारने लगे, वो कार को धक्का देने लगे अंदर ही अंदर से, तब भी कार मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो कार का एक इंटरनल पार्ट है, तो उसके द्वारा लगाएगा फोर्स भी इंटरनल फोर्स है। ऑप्शन सी पे आते हैं, अर्थ। अर्थ जो है वो जो फोर्स लगाएगा कार पे वो एक एक्सटर्नल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन कार एक्सेलरेट किधर कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेट करना है तो फोर्स का डायरेक्शन भी किधर होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए। इसीलिए अर्थ के द्वारा जो लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कार पे वर्टिकली लगेगा, वो हॉरिजॉन्टली कार को एक्सेलरेट नहीं करा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे नॉर्थ में लगा हुआ फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को ईस्ट में एक्सेलरेट नहीं करा सकता है या वेस्ट में एक्सेलरेट नहीं करा सकता है, तो इसीलिए अर्थ का फोर्स ग्रेविटी भी यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। डी ऑप्शन पे आते हैं, रोड। तो हाँ, रोड जो कार पे फोर्स लगाएगा, कार पे कहाँ? कार के टायर पे। रोड जो फोर्स लगाएगा कार के टायर पे वो एक एक्सटर्नल फोर्स होगा। अब ये फोर्स लगता कैसे है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। कार का व्हील जो है अगर वो घूमेगा, रोटेट करेगा, तो आप थोड़ा सा अगर गौर करो तो कार का व्हील जैसे ही रोटेट कर रहा है तो वो पीछे की तरफ जा रहा है। रोटेशन, कार पूरा आगे जा रहा है लेकिन उसके व्हील पे अगर आप ध्यान दो तो पीछे की तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है। मतलब वो क्लॉकवाइज अगर रोटेट करता है तो अगर उसका आप नीचे वाला पॉइंट देखो तो वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो जमीन को किधर धक्का दे रहा है? पीछे की तरफ। तो जमीन न्यूटन थर्ड लॉ से उसे किधर फोर्स लगाएगा? आगे की तरफ। तो उस आगे वाले फोर्स की तरफ से कार आगे जाने लगेगा। इसीलिए डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो पहले फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is suspended through two light spring balances as shown in figure। राइट हैंड साइड में अगर हम फिगर देखें तो ये दोनों जो बैलेंसेस है ये लाइट है, मतलब इनका कोई वेट नहीं है, इनमें कोई मास नहीं है, तो मास नहीं होगा तो वेट भी नहीं होगा, और इनसे एक ब्लॉक नीचे लटका हुआ है 10 kg का। ऑप्शन पढ़ते हैं बारी बारी। ए, बोथ द स्केल्स विल रीड 10 kg। बी है, बोथ द स्केल्स विल रीड 5 kg। सी है, द अपर स्केल विल रीड 10 kg एंड द लोअर 0। और डी है, द रीडिंग्स मे बी एनीथिंग बट देयर सम विल बी 10 kg। तो पहले समझो कि ये जो लाइट स्केल है ये कैसे काम करता है। अगर आप अपने घर में भी सिलेंडर को अगर उठाते हो ऐसे स्केल से तो कैसे काम करता है। ये स्केल ऐसे काम करता है कि इसके दोनों सिरे पे, दोनों एंड पे जितना भी फोर्स लगता है ये उसी के हिसाब से मास बताता है। मतलब ये तो लाइट वेट है, अगर आप एक सिलेंडर उठाते हो तो 15 kg का अगर सिलेंडर है तो वो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है? आपका हाथ एक तरफ है इस स्केल के और सिलेंडर दूसरी तरफ है और बीच में स्केल है, तो स्केल के नीचे जो सिलेंडर है वो उसको पुल कर रहा है 150 न्यूटन से। 15 kg गुने 10 150 न्यूटन से। लेकिन ये स्केल जो है वो मूव नहीं कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो सिलेंडर उसको पुल किया और स्केल उसके साथ साथ नीचे चला गया, नहीं, आप भी अपने हाथ से पकड़े हुए हो। तो आपके हाथ से जो अटैच है रोप उस स्केल में वो उसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, कितने से? बिल्कुल सेम 150 न्यूटन से, तभी तो वो स्केल अपनी जगह पे है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि स्केल पे दोनों तरफ से जितना फोर्स लगा 150 न्यूटन ऊपर की तरफ 150 न्यूटन नीचे की तरफ, तो स्केल जो है उतना ही मास दिखाता है। अगर आप देखो दोनों स्केल को, तो अगर आप इस स्केल को देखोगे तो नीचे वाले स्केल पे कितना फोर्स लग रहा है, ये 10 kg का मास लगा रहा है 100 न्यूटन, ये स्केल मूव नहीं कर रहा है, तो इस पे ऊपर की तरफ भी कितना फोर्स लगना चाहिए 100 न्यूटन, तो ये भी कितना फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन, तो फिर इस पे 100 न्यूटन ऊपर 100 न्यूटन नीचे, तो ये कितना मास दिखाएगा, ये दिखाएगा 10 kg। अब आओ ऊपर वाले की बात करते हैं। ऊपर वाले पे रोप है ये, और हम जानते हैं रोप में टेंशन हर जगह सेम होता है, और रोप टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, तो टेंशन अगर इसको 100 न्यूटन से खींच रहा है तो इसको भी कितने से खींच रहा है 100 न्यूटन से, तो ऊपर वाले स्केल पे नीचे फोर्स कितना लगा रहा है 100 न्यूटन, तो ये सीलिंग बेस पे कितना फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ 100 न्यूटन, क्यों, क्योंकि ये भी तो मोशन में नहीं है ना, तो इस पे भी ऊपर उतना ही फोर्स लगना चाहिए और नीचे उतना ही फोर्स लगना चाहिए, तो ये भी अपना मास कितना दिखाएगा 10 kg। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द स्केल्स विल रीड 10 kg, दोनों मासलेस है और दोनों में 10 kg का वो आएगा, स्केल आएगा, मास आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined plane of inclination theta। आप फिगर में देख पा रहे हो एक इंक्लाइन प्लेन है और उस पे वो स्मूथ है, मतलब वो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, और उस पे एक मास रखा हुआ है और उसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन, मतलब ये प्लेन जो है ये मास पे कितना फोर्स लगा रहा है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सेंटर में कौन है, मेरे पास सेंटर में जिस पे हमको निकालना है ये मास m है, तो इस मास m पे अगर हम फोर्स देखें कौन कौन सा लग रहा है, सबसे पहला फोर्स बिल्कुल जो हमेशा लगता है जिसके पास भी मास होता है उसके ऊपर, वो है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कितना लग गया भाई, mg लग गया, किधर, नीचे की तरफ लग गया। तो ग्रेविटी का अगर आप देखो अभी, तो हम दो कंपोनेंट इसका तोड़ सकते हैं, एक इस तरफ और इसका एक कंपोनेंट आ गया इधर। ये वाला कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है वो कितना होगा mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन वाला कंपोनेंट कितना होगा mg cos थीटा। कैसे आया ये, तो आप देखो इंक्लाइन प्लेन का कितना हुआ एंगल थीटा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे जो सबको पता होगा, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्यों ट्राइंगल में टोटल 180 होता है ना, तो ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो यहाँ से आप देखो इस मेन ग्रेविटी फोर्स का इधर कंपोनेंट टूट रहा है, तो कितना हो जाएगा mg, हम कंपोनेंट जानते हैं किसी भी फोर्स का क्या होता है फोर्स cos थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा mg sin थीटा, और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट ग्रेविटी का कितना आ गया mg cos थीटा। एक बात और, जब ये ब्लॉक जो इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तो ब्लॉक जब इसको इधर पुश कर रहा है तो नेचुरल है कि इंक्लाइन प्लेन भी इस पे एक अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो अगर आप देखो तो इस ब्लॉक का इस तरफ कोई मोशन हो रहा है क्या, इस ब्लॉक का इस तरफ कोई मोशन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उड़ जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये ब्लॉक इसमें नीचे धस के आ जा रहा है, तो इस तरफ क्योंकि इसका कोई मोशन नहीं है, तो इसीलिए ये फोर्स जो इंक्लाइन प्लेन इस पे लगा रहा है वो बराबर हो जाएगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ग्रेविटी का कंपोनेंट, तो फोर्स कितना हो जाएगा mg cos थीटा, तो आंसर क्या होगा सी mg cos थीटा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ब्लॉक है उसका मास m है और वो प्लेस किया हुआ है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह एक इंक्लाइन प्लेन पे, लेकिन इस बार इंक्लाइन प्लेन जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो हम जो है ये जानना चाहते हैं कि ब्लॉक स्लिप अगर ना करे, ये नीचे नहीं आए, तो वेज उस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे और बारी बारी देखते हैं हम। तो इस ब्लॉक पे ये इंक्लाइन प्लेन या वेज जो है, इसको ये जितना फोर्स लगाएगा हम एक नीचे के ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ये मेरा एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ये ऐसा ऑब्जर्वर है जो एक्सेलरेट नहीं करता है। तो ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, ये देख रहा है कि ये इस ब्लॉक पे इंक्लाइन प्लेन जो है वो तो फोर्स लगा रहा है, लेकिन सबसे पहला फोर्स ग्रेविटी लग रहा है। तो ग्रेविटी कितना लग रहा है नीचे की तरफ mg। दूसरा फोर्स कौन लगा रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल। हमेशा जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आता है ना, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है नॉर्मल की तरफ।
तो ये इस पे एक फोर्स लगा दिया नॉर्मल। इस नॉर्मल का हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एन साइन थीटा। कैसे आया भाई एन साइन थीटा? तो ये नॉर्मल है, ये एंगल अगर हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि ये एन साइन थीटा होगा। कैसे ये एंगल कैसे पता कि ये कितना एंगल है? तो आप यहाँ पे देखो, ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, अगर ये थीटा, क्यों भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये अगर थीटा तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो एन साइन एन कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया? एन साइन थीटा। इधर वाला कितना हो गया फिर? एन कॉस थीटा। तो आप अगर अभी देखो तो इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। एक लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन साइन थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा है एन कॉस थीटा, और नीचे लग रहा है एम जी। और ब्लॉक एक्सेलरेट किधर कर रहा है? आगे की तरफ हॉरिजॉन्टली। तो अगर आप देखो तो मैंने इधर वाले एक्सेलरेशन के लिए लिखा है एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम, बिल्कुल न्यूटन्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक ही फोर्स है, तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम। दूसरा वर्टिकल में क्या लग रहा है? एन कॉस थीटा, तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। क्यों? क्योंकि वर्टिकली इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो ये दोनों मेरे पास इक्वेशन आ गए। अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए बाई एम जी। तो बच क्या जाएगा? ए बाई जी। ए बाई जी बच गया, तो टेन थीटा क्या आ गया? ए बाई जी। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये नॉर्मल फोर्स, ये कितना लगा रहा है ये वेज इस ब्लॉक पे। तो ए आ गया जी टाइन थीटा। तो एन को हम फिर क्या लिख सकते हैं? एम जी। ए क्या आ गया है? जी टाइन थीटा, तो एम जी टाइन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये निकल के फिर क्या आ जाएगा? एम जी अपॉन कॉस थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 7वें क्वेश्चन पे। नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऐसा मान लो कि रोटेशन ऑफ द अर्थ का इफेक्ट नहीं। भाई पहले ये समझो कि रोटेशन ऑफ द अर्थ का इफेक्ट फिर होता क्या है। अर्थ जब भी रोटेट करता है तो हम भी उसके साथ साथ रोटेट करते हैं। उस रोटेशन के कारण जब भी कोई भी बॉडी रोटेट करेगा ना, तो हमेशा उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही अलग तरह का फोर्स होता है, वो एक सूडो फोर्स है। वो किसी भी जमीन पे ग्राउंडेड ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगा। सूडो फोर्स हमेशा एक एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर को दिखता है। तो सेंट्रीफ्यूगल अपने जबान पे नहीं लाना है जब तक कि ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर ना हो। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उस पे एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो अर्थ अगर उस रोटेशन वाले इफेक्ट को इग्नोर कर दिए। सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। अचानक अर्थ का अट्रैक्शन बंद हो जाए नियर इट्स सरफेस, उसके सरफेस के पास। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल, अगर एक आदमी, हम लोग हैं, अगर वो खड़े हैं और अर्थ अचानक ग्रेविटेशनल फोर्स उसका लगना बंद हो जाए, उसमें कोई खिंचाए ना हो, तो क्या होगा? फ्लाई अप, क्या हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे? तो पहले ये देखो कि अर्थ जब हमको खींच रहा है तो हम रेस्ट में है ना, उसके साथ साथ हम रोटेट कर रहे हैं लेकिन रेस्ट ही में है ना। रेस्ट में है या मोशन में है, ये सारा चीज एक पर्सपेक्टिव है। मतलब किसी के हिसाब से हम रेस्ट में हो सकते हैं, किसी के हिसाब से हम मोशन में हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर जो अर्थ से ही हमें देख रहा है, उसके हिसाब से हम रेस्ट में है। तो क्या हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे? ऊपर की तरफ हम जाएंगे तभी जाएंगे, देखो, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट until and unless an external force is applied। अर्थ का फोर्स हमें नीचे खींच रहा है, अगर वो खींचना हमें बंद भी कर दे तो ऊपर अगर हम जाना चाहते हैं, उस रेस्ट से मेरा मोशन ऊपर की तरफ हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि हमको कोई ऊपर की तरफ धक्का दे। तो वो नहीं होगा। कोई आके अचानक धक्का देगा तभी हम ऊपर, कोई आ गया उसने बोला कि जाओ भाई ऊपर चले जाओ, तब हम ऊपर जाएंगे, ऐसे नहीं। स्लिप अलोंग द सरफेस, ऐसा भी नहीं होने वाला है। दूसरा आदमी हमें खींच तो नहीं रहा, कोई इमारत हमें खींचने तो नहीं लगेगा कि अर्थ जैसे खींचना बंद किया तो अब वो इमारत हमें खींचेगा। मतलब खींचेगा ग्रेविटेशन के कारण, लेकिन वो फोर्स इतना ज्यादा नहीं होगा कि हम उसकी तरफ खिंचाने लगेंगे, तो ये भी नहीं होगा। फ्लाई अलोंग अ टेंजेंट ऑफ द अर्थ सरफेस, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अर्थ के टेंजेंट की तरफ भी जाने के लिए जरूरी है कि हमें कोई आके पुश कर दे। तो वो जब तक, हाँ भले ही कोई गाड़ी आके हमें धक्का मार दे या हमारा दोस्त कोई धक्का दे दे तो हम पुश हो जाएंगे, ऐसे नहीं। रिमेन स्टैंडिंग, यस, दिस इज द रियल सिनेरियो दैट विल हैपन फॉर अ व्हाइल। हाँ, कोई आके अगर हमसे टकरा गया, किसी ने हमें ऊपर की तरफ धक्का दे दिया, किसी ने हमें नीचे की तरफ वो कर दिया, तब ये हो सकता है कि हम गिर जाए और हमें कुछ कंपोनेंट मिल जाए फोर्स का कि हम हॉरिजॉन्टली जाने लगे। ऐसे हम जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे। तो इस तरह ऑप्शन डी सही ऑप्शन है।